वेलकम टू द सरप्राइज एजुकेशन। आई एम हिमांशु। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 1237 की पावर 256। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है टीचिंग एग्जाम में। तो देखो इसके लिए हम क्या ध्यान रखते हैं, जो पावर होती है, पावर में हम लोग करते हैं 4 से भाग। पावर में हम लोग करेंगे 4 से भाग, ठीक है। अब 4 से भाग करने पर हमारी 4 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन शेषफल बचे 1, दूसरी कंडीशन शेषफल बचे 2, तीसरी कंडीशन शेषफल बचे 3 और चौथी कंडीशन आप लोग सोच रहे होंगे शेषफल बचेगा 4, लेकिन 4 बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि अगर शेषफल 4 ही बच रहा हो तो फिर 4 से पूरा भाग चला जाएगा एक बार, यानी शेषफल 4 कभी नहीं बचता है। तो शेषफल बचेगा 0। तो 4 कंडीशन होती है हम लोगों की, शेषफल बचेगा 1 या शेषफल बचेगा 2 या शेषफल बचेगा 3 या फिर शेषफल बचेगा 0। 4 नहीं बचता है शेषफल। अगर शेषफल बच रहा है 1 तो हम लोग पावर कर देंगे 1, शेषफल बच रहा है 2 तो पावर कर देंगे 2, शेषफल बच रहा है 3 तो पावर कर देंगे 3 और अगर शेषफल बच रहा है 0 तो पावर 0 नहीं करेंगे, पावर कर देंगे 4। इतनी सी चीज याद रखनी है और हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पावर कितनी है यहाँ पर 256, तो 256 में 4 से भाग करो। तो 256 में हमने 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में भाग कर दिया जाता है केवल, क्योंकि 4 का विभाजन डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई संख्या है जैसे x y z ये कोई भी संख्या है p q, तो अगर ये 4 से विभाजित होगी तो हमें लास्ट के 2 अंक क्या करने होते हैं। अगर ये 2 कट रहे हैं 4 से तो संख्या 4 से विभाजित होगी और अगर ये नहीं कट रहे हैं तो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल 224। अब ये संख्या जैसे चेक करनी है, मान लो 4 से कटेगी या नहीं, तो हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं केवल। 24 कटता है 4 से तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। भाग दे के देख लो, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छंग 24। और एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने एक संख्या लिखी थोड़ी बड़ी सी, जैसे लिख दिया 1 3 2 5 7 9, ये संख्या लिख दी जैसे। अब और लिख दो, चलो ये लिख दिया 0। अब ये देखना होगा ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं, तो हमें पूरा 4 से भाग नहीं करना है, हमें लास्ट के 2 अंक उठाने हैं और इनको भाग कर देना है। अगर ये कट रहा है 4 से तो संख्या 4 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 4 से भाग करो 90 में, तो 90 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 0 मिलके होगा 10। अब ये 10 तो 4 से कटता नहीं है तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। जितना शेष बचेगा वही हम लोग का फाइनल शेषफल आ जाएगा। तो हम लोगों के क्वेश्चन में क्या था 256। अब 256 में हम भाग करेंगे 4 से, तो हमें केवल 56 में भाग करना है 4 से। 56 में भाग करेंगे 4 से, तो 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 1 बचा 16, ये कट गया 16, पूरे कट गया। शेषफल क्या बचा 0। अगर शेषफल बच रहा हो 0 तो पावर हम लोग 0 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, पावर करेंगे हम लोग 4। तो हम लोगों का जो इकाई का अंक आएगा उसमें आ जाएगी पावर 4। और निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर इकाई का अंक, तो हमें बाकी ये सब डिजिट स्टार्ट के छोड़ देने, लेकिन केवल लास्ट का डिजिट लेना है 7, तो ये हो जाएगा 7। अब और इसे सॉल्व करो तो 7 की पावर है 4। हमें केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखना है, बाकी पूरा सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज इसको भी सॉल्व करने में बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो देखो 7 का 7 में गुणा करेंगे क्या आएगा 49। 49 से हमें लेना है केवल 9, बाकी शुरू के छोड़ देने, क्योंकि हमें निकालना है इकाई का अंक। ऐसे इसका करो 7 सत्ते 49, फिर 49 से लेना है केवल 9। अब इन दोनों का गुणा करो, 9 नमा 81, 81 में भी हमें ये छोड़ देना है, क्या लेना है केवल यहाँ पर 1। तो हम लोगों को आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 3√3 का परमेकारी गुणनखंड होगा। तो देखो परमेकारी गुणनखंड होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसको दी गई संख्या में गुणा करने पर हमारी संख्या परमेय हो जाती है, तभी इसे बोलते हैं परमेकारी गुणनखंड। हिंदी का वर्ड है परमेकारी। जैसे मान लो आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है जो आज्ञा मानता है, तो ऐसे ही परमेकारी का मतलब क्या हो जाएगा, जिससे दी गई संख्या में गुणा करने पर वो कैसी हो जाए, परमेय हो जाए, तो उस गुणनखंड को बोलते हैं परमेकारी गुणनखंड। अब जैसे 3√3 था, अब इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या को गुणा कर दें इनमें से कि वो परमेय हो जाए। परमेय संख्याओं पे अंडर रूट नहीं लगा रहता है, या फिर अंडर रूट लगा हो तो वो सॉल्व करने पे अंडर रूट खत्म हो रहा हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम लोग परमेयकारी संख्याएं। अब 3√3 में से हम लोग जैसे 4 है, 4 पे अंडर रूट तो लगा है लेकिन ये परमेय है, क्योंकि ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 2। तो ये ऐसा नहीं कि अंडर रूट लगा हो तो वो संख्या परमेय नहीं होगी। अब जैसे परमेय √5 है तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जैसे 3√3 था,
अब इसमें देखो अगर 3 का गुणा करते हैं तो हमारा अंडर रूट खत्म होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 1/3 का गुणा करते हैं तो भी अंडर रूट खत्म नहीं होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 रहेगा, तो संख्या अभी भी पर में नहीं हो रही है, तो ये कैंसिल। अब अंडर रूट 3 का गुणा करो इसमें, 3 अंडर रूट 3 गुणे 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, 3 गुणे 3 यानी 9। अब देखो अगर इसका गुणा करेंगे तो संख्या पर में हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसको चेक कर लो डी, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 9 अंडर रूट 3 होगा, तो ये परमेकारी गुणनखंड नहीं होगा। और एक संख्या के कई परमेकारी गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे इसके और भी हो सकते हैं, जैसे 3 अंडर रूट 3 था, तो अगर इसमें हम लोग 1/√3 का गुणा कर देते तो भी ये पक्के क्या हो रही है पर में, तो ये क्या हो रही है 3, तो ये भी परमेकारी गुणनखंड हो जाता। और देख लो 3 अंडर रूट 3 है, इसमें हम लोग करते हैं जैसे 6 अंडर रूट 3 का गुणा, तो भी ये परमेय हो जाएगी। तो कई हो सकते हैं परमेकारी गुणनखंड, लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही दिया रहेगा, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। हमें पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखना नहीं है कि इसके कौन कौन से परमेकारी गुणनखंड हो गए, एग्जाम्पल दो, तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन देखना है, जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा हो वो आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए तो देखो इनको पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है कि x मान के फिर उसका वर्ग कर रहा है फिर और वर्ग कर रहा है, तो देखो इनको डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, ये रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, एक बार पहले भी बता चुके हैं इसको। तो देखो जैसे ये लिखा है √12 माइनस √12 माइनस √12 एंड सो ऑन, तो देखो इसमें हम लोग जो नंबर दिया होता है इसके करते हैं हम लोग दो क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत गुणनखंड कैसे होते हैं, जिनके बीच में अंतर हो 1 का। जैसे 12 है, 12 के क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 गुणे 4, इनमें कितने का अंतर है 1 का, तो ऐसे गुणनखंड होते हैं क्रमागत गुणनखंड। जैसे मान लो 56 आ जाए तो 7 अट्ठे 56, तो इनके बीच अंतर कितना है 1 का, इनके बीच अंतर कितना है 1 का। जैसे 72 आ जाए तो 8 9 72, तो इनके बीच अंतर कितना है 1 का, तो इन्हें बोलते हैं क्रमागत गुणनखंड। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर श्रेणी हो अनंत तक, बीच में या प्लस हो या केवल माइनस हो, तो देखो इनमें हम दो करेंगे क्रमागत गुणनखंड। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन हमारा प्लस में है तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बड़ा वाला नंबर, और अगर माइनस में है तो हो जाएगा छोटा वाला नंबर आंसर, क्योंकि वैसे सीधा सीधा समझ में आ रहा है, माइनस का मतलब होता है कम, तो अगर माइनस है क्वेश्चन में तो आंसर होगा कम वाला, और अगर प्लस है तो प्लस का मतलब होता है ज्यादा, तो आंसर होगा ज्यादा वाला नंबर। तो जैसे ये क्वेश्चन था तो इस हिसाब से इसके देखो गुणनखंड क्या हो गए 12 के 3 गुणे 4, देखो ये क्रमागत है कि नहीं, इनके बीच में अंतर कितना है 1 का है, 1 का अंतर है तो क्रमागत होंगे। अब हम लोग के क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है या माइनस, यहाँ पर है माइनस, अगर माइनस है तो आंसर होगा छोटा वाला, और अगर प्लस होता तो आंसर हो जाता बड़ा वाला। फिलहाल क्वेश्चन में क्या है माइनस, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो थोड़ा और बताना है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर इसमें देखो यहाँ पर अगर हो जाता जैसे प्लस अंडर रूट ऐसा हो जाता 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, तो फिर इसका आंसर 3 नहीं होता, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता प्लस हुआ, प्लस में लेते हैं हम लोग बड़ा वाला नंबर, तो इस हिसाब से फिर इसका आंसर हो जाता 4। यहाँ पर एक सेम लिख दिया ऑप्शन, यहाँ पर होगा 4, तो इस हिसाब से फिर इसका आंसर हो जाता 4 यानी। और ये दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में लिखे मिलेंगे ज्यादातर, क्योंकि ये चीजें लोग भूल जाते हैं कि प्लस होगा या माइनस, तो वो दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए रखते हैं। यहाँ पर माइनस था तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का छोटा वाला नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, संख्या कैसी है क्रमागत है और सम है, इनका औसत दिया गया है 25, तो हमें बताना है सबसे छोटी संख्या बताना है। तो देखो 6 संख्याएं हैं हम लोगों की, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। अब अगर संख्याएं विषम होती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले 1 2 3 4 5, जैसे अगर संख्याएं हो विषम तो जो औसत होता है वो पड़ता है बिल्कुल बीच में। अब लेकिन अगर संख्याएं सम तो बीच में पड़ेंगी हम लोगों की 2 संख्याएं। अब देखो यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो कोई एक नंबर तो बीच में पड़ेगा नहीं क्योंकि सम है, तो ऐसी कंडीशन में 2 संख्याएं पड़ रही हैं बीच में, ये 2 पड़ेंगी बीच में। हमें ये देखना होता है बीच में कौन सा पड़ रहा है, और जो औसत होता है वो होता है हमेशा बीच का नंबर, ना कम ना ज्यादा। तो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 25, यानी 25 पड़ेगा बिल्कुल बीच में। अब अगर 5 संख्याएं होती तो हम लोग 25 को यहाँ पर रख देते, लेकिन अब 5 संख्याएं तो है नहीं है, अब है 6, तो 6 पड़ेगी, यानी अब देखो बीच में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर दोनों के बीच में आएगा ये 25, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ पर केवल 2 ही संख्याएं रखनी है, तो जो आगे वाली संख्या होगी उसको 1 ज्यादा कर देंगे और जो पहले वाली होगी उसको 1 कम कर देंगे, 25 से 1 कम 24। तो हम लोगों की ये संख्या कौन से नंबर की आ गई, ये फर्स्ट नंबर की संख्या हो गई, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की, ये फोर्थ नंबर की, ऐसे लिख दो फर्स्ट सेकंड
थर्ड, ये हो गई फोर्थ, बस इतनी काम है, फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर की। तो ये औसत दिया गया था, वो ये दिया गया था औसत। देखो वैसे कैसे निकालेंगे, दोनों का योग बटे 2 वैसे निकाल लो। 26 में से 1 कम करो, ये 25 25 50, 50 का आधा 25, तो वैसे निकाल लो तो औसत 25 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, अगर 25 दिया गया तो इस वाले को 1 कम कर दो, इसको 1 बढ़ा दो, तो हम लोगों की बीच की दोनों संख्या बढ़ जाएंगी। अब ये संख्या हम लोगों की निकल आई, 25 दी गई थी तो ये आ गई एक 24 और एक आ गई 26। अब हमें बताना है सबसे छोटी संख्या बतानी। अब देखो सबसे छोटी संख्या, इसका काम खत्म। अब सबसे, अगर देखो आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी बड़ी संख्या, और अगर पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगी छोटी संख्या। अगर क्वेश्चन में कहा होता सबसे बड़ी संख्या तो हम लोग आगे जाते, तो 26 के बाद संख्या कौन सी आ जाती, 26 के बाद आती 27 नहीं आती, 28 आती यहाँ पर। क्यों? क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, सम है। सम हो या विषम तो अंतर होता है 2 का। 26 के बाद आएगी अगली 28, 28 के बाद आएगी अगली 30। अब अगर छोटी पूछी गई है तो पीछे जाएंगे, 24 से कम क्या हो जाएगी 22, 22 से कम 2 का अंतर होता है, चाहे क्रमागत सम हो या विषम हो, तो 22 से छोटी क्या हो जाएगी 20। तो अब देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें पूछा गया है छोटी, तो छोटी हो जाएगी 20। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी तो हो जाता हम लोगों का आंसर डी, यानी 30। तो सबसे छोटी पूछी गई तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन शायद हाँ थोड़े से गलत लिखे हैं, अभी सही करवा देंगे। देखो आज का अगला क्वेश्चन है 100 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व तो करने नहीं लग जाएंगे कि एग्जाम में आया और हम इसका गुणा करने बैठ गए 1001 1001। तो देखो ये कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ स्क्वायर के। तो देखो इस टाइप के अगर नंबर आ रहे हैं कोई भी, तो इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 101 तो हमें यहाँ पर रखना होता है याद, हमेशा 11 का स्क्वायर रखना होता है याद। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है कितना 121। अब जितने जीरो लगे हों उतने जीरो हम लोग बीच में लगा देंगे। यहाँ पर लगाए 1 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ लगा दिया, 1 जीरो यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब जैसे अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब बीच में 2 जीरो लगे हैं तो हम ये लोग यहाँ पर लगा देंगे 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ लगा दिए, 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए। अब जैसे अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 121 लिख दो। अब यहाँ पर 3 जीरो लगे हैं तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 1 2 3। अब अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो फिर लिख दो 121। अब यहाँ पर 4 जीरो लगे हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या था 1001। अब इसके ऑप्शन थोड़ी सी गलत लिखे हैं देखो, तो इसका यहाँ पर सही कर लो इस वाले ऑप्शन को। तो 1 2 1 और यहाँ पर लगा दो 2 जीरो और 2 जीरो। तो इस हिसाब से अगर ए पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लग जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगर देखो इस टाइप का नंबर आ जाए, इसका स्क्वायर निकालना हो, तो फिर से हम लोग वैसे नहीं करना है कि इसका मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाए। हम 1 0 1 0 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके गुणा करने लगे, एक बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, सब एनसीईआरटी में दिए गए हैं, 6 7 8 क्लास में ये सब कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अगर निकालना हो 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, इस टाइप के नंबर से इनका स्क्वायर निकालना हो तो देखो इसको कैसे करते हैं। हमें लिखना होता है 1 से स्टार्ट करना होता है, और जितने डिजिट हैं यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 1 के 2, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे 1 0 2 0 और वापस फिर डाउन आएंगे 1। अब यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो हम 3 तक जाएंगे 1 0 2 0 3 0। अब वापस आएंगे 2 0 1 तक ही आना है ना, 0 तक आ जाओ वापस, ऐसा नहीं करना। देखो 4 डिजिट है 1 2 3 4, 1 0 2 0 3 0 4 0। अब वापस आएंगे 3 0 2 0 और 1। 5 डिजिट है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब वापस आएंगे, इतने बड़े तो नहीं पूछे जाएंगे, इन्हीं दो में से एक आध पूछ लिया जाता है कभी कभी। 5 0 4 0 3 0 2 0 1। इतने बड़े नंबर तो उम्मीद है नहीं है पूछे जाए, लेकिन फिर भी एक पैटर्न बन रहा है तो वो पैटर्न बता दिया। तो हम लोग का क्वेश्चन था 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। तो देखो इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट है, तो देखो 3 तक कहाँ जा रहे हैं 1 0 2 1 0 2 0 3 0 तक तो जा रहे हैं सब में, इसमें भी जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन वापस पूरे क्रम से नहीं आ रहे हैं, इसमें तो नहीं आ रहे हैं तो ये बेकार, इसमें भी नहीं आ रहे हैं ये बेकार, इसमें देखो आ रहे हैं कि नहीं 2 0 1 0 1 इसमें आ रहे हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार
टुकड़े से, एक घन के आकार का टुकड़ा है, घन की सारी भुजाएं होती हैं बराबर, इस टाइप का एक घनाकार टुकड़ा है, ठीक है। इस तरह के घनाकार टुकड़े से काटे जा सकने वाले इसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये होगी, 14 ये होगी, 14 ये होगी। अधिकतम आयतन के बेलनाकार टुकड़े का, अधिकतम आयतन का एक बेलनाकार टुकड़ा काटा गया है, इस टाइप से काटा गया है, ये काटा गया है, ठीक है। 3D की शेप है, 2D पे थोड़ी क्लियर नहीं बनती है, इनको इमेजिन करना होता है। तो देखो जो बेलन का आधार होगा उसका व्यास क्या हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि 2r बराबर हो जाए 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r बराबर व्यास की आधी होती त्रिज्या, r बराबर हो गई 7। अब ऊंचाई बेलन की कितनी हो जाएगी, ऊंचाई होगी घन की ऊंचाई के बराबर, तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 14। अब बेलन का जो हमें क्या बताना है, अधिकतम आयतन का है, तो अधिकतम आयतन के लिए इसकी जो हाइट है इसकी हाइट के बराबर हो जाएगी, और इसकी जो इसका जो व्यास है वो घन के टुकड़े की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हमें हाइट पता है, त्रिज्या पता है, अब हमें बताना क्या है, अधिकतम आयतन के बेलनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। देखो जब भी कोई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो उसके वक्र पृष्ठ में ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस, इनके क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो वो मिल जाता है हमें संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका हमें बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ पता है, ये होता है 2πr/h, और ऊपर बन रहा है वृत्त, और वृत्त का सरफेस होता है πr²। ऊपर का सरफेस कितना हो जाएगा πr², और नीचे भी बनेगा एक वृत्त, नीचे का सरफेस भी कितना हो जाएगा πr²। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ यानी 2πr/h प्लस ऊपर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल πr² प्लस πr², यानी कि 2πr²। इन दोनों को जोड़ दो। अगर कभी भूल जाओ ये फॉर्मूला की संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है तो ऐसे निकाल लो, 2πr, और ब्रैकेट में क्या बचेगा h प्लस r। ये फॉर्मूला हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr/h प्लस r। अब वैल्यू हमें पता है, 2π की जगह रख देंगे 22/7, r की जगह पे r की वैल्यू है 7, और h प्लस r यानी 14 प्लस 7 21। सॉल्व कर लो, 7 से 7 कटा, 2 गुणे 22 गुणे 14 7 21। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है हाल। तो देखो इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 21 का 2 में गुणा किया होगा 42 गुणे 22, 22 को लिख दिया 2 गुणे 11, क्योंकि 11 का गुणा करने की होती है ट्रिक। तो 42 दूनी कितना होगा, 42 दूनी हुआ 84, यहाँ पर कर रहे हैं 42 दूनी कितना होगा 84, और 84 गुणे 11। देखो जब भी 11 का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, ये नंबर लिखा है इसको ऐसे ही लिख दो, 4 का लिख दिया 4। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो, 8 4 होगा 12, हासिल 1, 8 में 1 किया 9, 924 हो गया। एक गुणा और बताते हैं 12 11 का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे हमें करना मान लो 3 4 2 1 में करना है 11 का गुणा, ठीक है। तो देखो ये नंबर ऐसे ही लिखो, फिर अल्टरनेट जोड़ते चले जाओ, अल्टरनेट नहीं एक के बाद एक है जो जोड़ते चले जाओ, 2 और 1 3, 4 2 6, 4 3 7, और लास्ट वाला फिर से लिख दो 3। तो इनका गुणा होगा इतना। तो जब भी 44 का गुणा करना हो, 55 का गुणा करना हो तो इसको ऐसे करो, पहले अगर 55 का गुणा करना है तो पहले कर दो 5 का गुणा और फिर 11 का गुणा कर दो। तो यहाँ पर देखो 22 का गुणा करना था तो पहले 2 का कीजिए, क्योंकि 2 का करना होता है आसान। तो 42 दूनी हुआ 84, और 84 में 11 का गुणा करना होगा फिर आसान, तो 924 आ गया। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 924 स्क्वायर सेंटीमीटर। आज का अगला क्वेश्चन है, यूपी टेट में ये पूछा गया है हाल में ही। यदि a+2 a+4 अभाज्य संख्याएं हैं, a+2 a+4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो बताना है a के कितने मान संभव होंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनमें थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ती है, क्योंकि ये कोई पैटर्न तो है नहीं कि इसका कोई कॉन्सेप्ट होता हो। इस तरीके की रैंडम क्वेश्चन एक आध दो एग्जाम में हर बार मिलते हैं, तो हमें ऑन द स्पॉट सोचना होता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो a+2 a+4, अब ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या है तो हमें बताना है a के कितने मान संभव होंगे। तो देखो अगर अभाज्य संख्या है तो हम लोग रख के देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने मान लो a की वैल्यू रख दी 0, तो ये आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग रखते हैं a=0 रखा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो देखो a बराबर 0 रखने पे तो ये अभाज्य संख्या बन ही नहीं रही, तो ये वाला a की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं है। अगर हम लोग a बराबर रखते हैं 1, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 3, 1 + 4 5। तो देखो यहाँ पर a बराबर अगर 1 रखने पे देखो ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 1 थोड़ी ना अभाज्य संख्या है। अब a बराबर रखा अगर 2, ठीक है, तो अगर a बराबर रखा 2 तो ये आ जाएगा 2
और 2 2 4 2 4 6। तो देखो फिर से ये अभाज्य संख्या नहीं आई, तो ए की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर रखा ए बराबर 3, अगर ए बराबर रखा 3 तो ये होगा 3 और 3 2 होगा 5 और 5 3 3 4 7। तो देखो ए बराबर अगर 3 रख रहा है, 3 2 5 और 3 4 7, तो ए हमें मिली 3 5 7। ये देखो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं, तो ए बराबर 3 पॉसिबल है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ए बराबर 1 रखने पे तीनों संख्या मिल रही है, ये तीनों अभाज्य नहीं है, क्योंकि 1 को अभाज्य नहीं माना गया है, 1 विषम माना गया लेकिन अभाज्य नहीं माना गया है। तो ए बराबर 3 पॉसिबल है। अब और एक आध चेक कर लो, ए बराबर 4 रखा, तो 4 रखा तो ये पहली बात तो यही वाली अभाज्य नहीं आई, तो आगे चेक करना ही नहीं है। तो देखो इस टाइप से बहुत हो सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। और वैसे याद रखना कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे अभाज्य संख्याएं वो मिलती जाती हैं कम, तभी 1 से लेके 50 तक हमें मिलती है कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक मिल जाती है 15 अभाज्य संख्याएं, और इसके बाद 51 से लेके 100 तक मिलती है केवल 10 अभाज्य संख्याएं। इसके बाद जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अभाज्य कम मिलने लगते हैं, क्योंकि संख्याएं आगे कटने लगती हैं किसी न किसी संख्या से। तो इसमें हमें केवल ए बराबर 3 मिल रहा है, तो यानी कि ए के कितने मान संभव है। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि ए की वैल्यू 3 है तो हम कर देंगे आंसर 3। उन्होंने ये पूछा कि ए के ऐसे कितने मान संभव हैं, तो देखो ए की केवल एक वैल्यू ऐसी है जिसपे हमें तीनों अभाज्य मिल रही है संख्या, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वे में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, मतलब एक सर्वे हो रहा है उसमें डेटा लिए गए हैं, वो 40 डेटा लिए गए हैं, और प्रथम 10 है उनका माध्य कितना दिया गया है, प्रथम 10 का माध्य दिया गया है, जो प्रथम 10 है उनका माध्य दिया गया है 4.5, और तथा शेष प्रेक्षणों का माध्य देखो 10 ये ले लिए टोटल थे 40, यहाँ पर अगर टोटल 40 थे, 40 में 10 का दिया गया है माध्य 4.5, और शेष यानी कितने और बचे होंगे, 40 टोटल थे, 10 निकल गए और कितने बचे 30। इनका माध्य कितना है, इनका माध्य है 3.5। तो हमें बताना है कि अगर हम 40 के 40 एक साथ ले लें तो उनका माध्य बताना है। तो देखो इसका फॉर्मूला कोई नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एवरेज बराबर हमें पता है, एवरेज या माध्य एक ही चीज होती है, एवरेज माध्य या कभी कभी इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टोटल सम, और यहाँ पर लिखते हैं जितने हम लोगों को नंबर ऑफ डेटा होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अब देखो अगर हम पूरे प्रेक्षण एक साथ ले लें तो पूरे प्रेक्षणों का माध्य हमें निकालना है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं एवरेज है, और ये किसका निकाल रहे हैं एवरेज, होल का, मतलब सभी का एक साथ। अब टोटल को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10 का माध्य और प्लस बचे हुए 30 का माध्य। अब स्टार्टिंग की 10 का माध्य कितना है, स्टार्टिंग की 10 का माध्य है 4.5, तो कर दिया 4.5 गुणे, और बचे हुए 30 का माध्य कितना है 3.5, तो ये कर दिया 3.5 गुणे। और अब निकालना है किसका, पूरे 40 के 40 का, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना हो तो ऐसे लिख दो, 40 के 40 का एवरेज निकालना है, तो बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ये 40। अब सॉल्व कर लो इसे, सॉल्व करने के लिए देखो ऊपर एक 10 कॉमन करो और नीचे से 10 कॉमन करके एक 0 काट दो, कुल मिला के एक 0 ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 3.5 बटे 4। देखो 4 और 3 हुआ 7, और 0.5 और 0.5 मिलके होगा 1, यानी 4 3 7 और 1 हो जाएगा ये 8, तो ये कितना हो गया 8/4। तो 8/4 हो गया। आंसर कितना आ रहा है इसका 4.5 और 3.5, 4.5 4 3 7 1 8। अच्छा यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, कहीं ये गलत हो गया क्या, एक मिनट क्वेश्चन चेक करेंगे। If the number of is 40, if the mean of 10 observation is 4.5 and 3.5, the whole survey 4 3 7 1 8, कैंसिल तो पूरा पूरा हो रहा है 10.35 दिया। अच्छा यहाँ पर ये छूट गया, देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पर देखो 4.5 का 1 में किया, 4.5 का 4.35 में 3 का भी होगा ना मल्टीप्लाई, तो 35 दिया कितना होगा, 35 दिया हो जाएगा 105, यानी कि 10.5। तो देखो 10 4 14, 14 और 1 15, यानी 15/4, 15 में 4 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 3 बचा, 4 तिया 12, 3 बचा, और 4 7 28 और 4 पंचे 20, ये आ गया 3.75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ये हम लोगों की जो सीरीज चल रही है इसको हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू।